करो करो। गुड मॉर्निंग, कैसे सब? बढ़िया, कर रहे शुरू? तो कल हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? कल कौन सा टॉपिक चल रहा था? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में हमने कल क्या क्या पढ़ा कि कहाँ से, देखिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों में हमने पढ़ी सिंधु नदी, कौन सी नदी? सिंधु नदी। उसके बाद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है। अब ये सारी की सारी नदियाँ भारत से बाहर जा रही हैं, एक को छोड़ के। सिर्फ एक नदी है जो केवल कहाँ बहती है? इंडिया में। कहाँ से निकलती है? व्यासकुंड से। व्यासकुंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। किस दर्रे के समीप है? किस दर्रे के समीप है? रोहतांग दर्रे के समीप। किस दर्रे के समीप? रोहतांग दर्रे के समीप। ठीक है, रोहतांग पास, दर्रा पास। ठीक है। उसके बाद किस नदी में मिलती है? किस नदी में? सतलुज नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी में किस जगह पे मिलती है? हरिके स्थान है, कहाँ पे? पंजाब में। और हरिके पे एक बैराज बनाया, किस नाम से? हरिके बैराज। हरिके बैराज। हरिके बैराज से एक नहर निकाली है, कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्लियर है इतना? चलिए, इसके बाद रावी नदी। रावी नदी का उद्गम कहाँ पे है? रोहतांग दर्रा। याद रहेगा, रोहतांग दर्रा। चेनाब नदी का उद्गम कहाँ है? कहाँ है? बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा जो है, बड़ा लाचा, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और बड़ा लाचा दर्रे के दोनों दिशाओं से दो धाराएं निकलती हैं, चंद्र और भागा। और जो चंद्र और भागा है, दोनों मिलके क्या बन जाती हैं? चंद्रभागा। और चंद्रभागा जैसे ही जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, किस नाम से जानी जाती है? चेनाब के नाम से। याद रहेगा, चेनाब के नाम से। और झेलम कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। और इस झील को मीठे पानी की सप्लाई करती है वुलर झील। वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्लियर है? अब एक बात, ये पांचों जो नदियां हैं संयुक्त रूप से किस नाम से जानी जाती हैं? पंचनद। पंचनद सिंधु में कहाँ जाके मिलता है? पाकिस्तान में है, भारत में नहीं मिलती, ध्यान रखना। पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। पाकिस्तान में किस जगह पे? मीठनकोट में। पाकिस्तान में मीठनकोट। याद रहेगा, पाकिस्तान में मीठनकोट। और बाकी ये सारी नदियाँ, इन सबका जल लेके सिंधु कहाँ जाके गिर रही है? अरब सागर में। अरब सागर। अरब सागर में किस शहर के नजदीक? कराची। कराची के पूर्व में। याद रहेगा ना, ये पूर्व है, तो कराची के पूर्व में। कितना याद रहेगा? और बहुत सारी सहायक नदियां हैं सिंधु की, जैसे हमने श्योक की बात की, हमने जास्कर की बात की, गिलगित की बात की, काबुल की बात की। वो सारी चीज़ें लगभग क्लियर हैं। अब कल जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट में, जिसको डिस्कस करना रह गया था, वो था सिंधु जल समझौता। क्या है सिंधु जल समझौता? कौन बताएगा? भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ, तो इसको कहा गया सिंधु जल समझौता। 1960 में हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंडस रिवर। ठीक है। चलिए, अब इंडस वाटर ट्रीटी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कारण था या क्या जरूरत, कैसे जरूरत पड़ी कि हमें ये समझौता करना है? क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान का
शुरू से ही विवाद था कि भाई भारत से आने वाली जो नदियां हैं, भारत उन नदियों का पानी रोक लेगा, भारत उन नदियों का पानी रोक लेगा। इसलिए उसने कहा नहीं, हमें एक समझौता करना पड़ेगा, आपको साइन करने होंगे कि आप पानी नहीं रोकोगे। तो भारत ने कहा जरूरत तो हमारी भी है, ऐसे थोड़ी ना सारा पानी तुम्हारे लिए छोड़ दें, हमें तो चाहिए। तो फिर एक समझौता हुआ, उसमें 6 नदियों का, जिनकी हम बात करेंगे सिंधु और पंचनद, सिंधु प्लस पंचनद, इन 6 नदियों के जल को लेकर समझौता हुआ, उसको नाम दिया गया सिंधु जल समझौता। क्योंकि सिंधु बड़ी नदी है, सिंधु की बाकी सहायक है, इसलिए नाम आया सिंधु जल समझौता। ठीक है, अब इसमें लिख लो 1960 में, इसमें आप लिख लोगे 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू एवं अय्यूब खान दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका मतलब है कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब समझौता हुआ क्या, नदियों का जो जल का बंटवारा था वो कैसे हुआ? इसमें इन्होंने क्या किया, नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा, नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा। तो लिख लो इसमें नदियों को पूर्वी एवं पश्चिमी नदियों में बांटा गया, पूर्वी एवं पश्चिमी नदियों में बांटा गया। तो जो पूर्व की तरफ थी वो पूर्वी और जो पश्चिम की तरफ थी वो पश्चिमी। अब इसमें हम लिखेंगे पूर्वी कौन सी थी? सतलुज, व्यास और रावी, सतलुज, व्यास और रावी। और पश्चिमी कौन सी थी? पश्चिमी सिंधु, झेलम, चिनाब। क्लियर है? हाँ, व्यास क्यों है इसमें? है वहाँ पे मौजूद इसलिए है। तो यूँ तो फिर पाकिस्तान में भी तो चिनाब ही जा रही है, मतलब जा तो सारी रही है, मेन तो हम चिनाब हो गए, तो सिंधु और चिनाब क्यों नहीं बांट ली अपने? हाँ, तो अल्टीमेटली पानी तो व्यास में भी है ना, फिर कल को ये कह देगा पाकिस्तान की इस व्यास का सारा पानी क्यों रोक रहे हो? हम कह सकते हैं ये तो हमारे यहाँ रुक जाती है, हमारे यहीं खत्म होती है। पानी तो पाकिस्तान ही जा रहा है, उसका भी पानी कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस नदी को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इनकी कंडीशन क्या क्या थी? इनकी कंडीशन थी कि पूर्वी नदियों में, अगर इंडिया की बात करूं और ये पाकिस्तान, इंडिया पूर्वी नदियों का 80% पानी और पाकिस्तान 20%, पश्चिमी नदियों का इंडिया 20% और पाकिस्तान 80%। ये बंटवारा हुआ। इन 3 नदियों का 80% पानी किसके हिस्से का? भारत के, और 20% पाकिस्तान के। और इन 3 नदियों का 20% भारत का, 80% पाकिस्तान के। समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर सी बात है। चलिए, अब यहाँ पे एक और विवाद खड़ा होगा। पाकिस्तान ने कहा कि भारत 20% से ज़्यादा रोक रहा है इनका, और इनका 80% से ज़्यादा रोक रहा है। तो भारत ने आंकड़े पेश किए, हम तो जितना हमारे इसमें एग्रीमेंट में है हम उतना भी नहीं रोक पा रहे हैं, हमारे पास उतना भी पानी नहीं रोक पा रहे हैं। हम यहाँ 80 की जगह लगभग 75 के आसपास रोक पा रहे हैं, यहाँ 20 की जगह लगभग 17 के आसपास रोक पा रहे हैं। तुम सारा पानी अपने हिस्से का नहीं रोक पा रहे, तो तुम्हारा क्यों रोकेंगे?
सिंपल सी बात है कि भाई मेरे घर में 10 लीटर पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है, मैं 100 लीटर क्यों स्टोर करूं, मेरे घर में तो भरेगा। वही यहाँ हुआ। तो पाकिस्तान नहीं समझता, हम किसी भी नदी पे बांध बनाते तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं पानी ना रोक ले। पाकिस्तान की कंट्री ने मालूम क्या बयान दिया था कि भारत जो ये जल विद्युत बना रहा है ना, बांध बना बना के, उसमें से सारी बिजली तो वही निकाल लेता है, हमें क्या मिलता है। मतलब जल तो बिजली तो वही निकाल लोगे, हमें क्या मिलेगा। आप समझ पा रहे चीज़ें। जल में से विद्युत हमने निकाल ली, उनके मंत्री का बयान था, तो उनका स्टैंडर्ड क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे आप गंगा नदी तंत्र। अगली हेडिंग है गंगा नदी तंत्र, ठीक है। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। अगर गंगा नदी तंत्र की विशेषता की बात करूं तो पूरे भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। गंगा खुद भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये तो लंबाई के मामले में सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों गंगा से बड़ी है, पर जल ग्रहण क्षेत्र के मामले में गंगा बड़ी है। तो जल के प्रवाह की दृष्टि से गंगा सबसे बड़ी है। और अगर हम लंबाई की भी बात करें तो सिंधु की लंबाई बेशक 2880 किलोमीटर हो सकती है, पर पूरी भारत में नहीं बह रही है ना, तो वो तिब्बत से निकल रही है, भारत में तो लगभग 800-900 किलोमीटर, 900 कुछ किलोमीटर बह रही है, उसके बाद सीधा पाकिस्तान। तो हमारे लिए बड़ी कहाँ है। वैसी ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र भी बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ कवर कर लेती है, चाइना में। तो हमारे लिए वो भी काम की नहीं है। तो हमारे पास सबसे बड़ी नदी है गंगा। अब गंगा नदी तंत्र में पढ़ेंगे हम कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। गंगा नदी तंत्र को एक नक्शे में नहीं बता सकते, क्योंकि गंगा एक हिस्सा इसका उत्तराखंड में, वहाँ पे अच्छा खासा फैलाव है इसका। एक नदी है यमुना, उसका पूरा सिस्टम अलग है। उसके बाद जब ये दोनों मिल जाती तो एक नदी का पूरा सिस्टम बनता है गंगा का, जो उत्तर दिशा से गंगा में मिलती है। तो कोशिश यही रहेगी 3 मैप में गंगा रिवर सिस्टम को किया जाए पूरा, ठीक है। और 3 मैप से कम आप कर भी नहीं सकते। एक मैप में बनाने की कोशिश करेंगे तो समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो आप हेडिंग लिख लिया आपने, गंगा नदी तंत्र। इसमें लिखिए पहला पॉइंट, गंगा भारत की सबसे लंबी एवं महत्वपूर्ण नदी है। भारत की सबसे लंबी एवं महत्वपूर्ण नदी है। भारत की सबसे लंबी, और ब्रैकेट में लिख लेंगे सबसे लंबी, जहाँ पे है 2525 किलोमीटर, सबसे लंबी एवं महत्वपूर्ण नदी है। सबसे लंबी एवं महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। और गंगा का उद्गम कहाँ पे है, बताओ कहाँ पे है। गंगा का उद्गम स्थल लिखो, इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल। उद्गम का मतलब है ओरिजिनल, ओरिजिन कहाँ से ओरिजिन हुई है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट, गौमुख के निकट कौन से ग्लेशियर से, गंगोत्री, किससे, गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री हिमनद। हिमनद मतलब ग्लेशियर, ठीक है। हिमनद का मतलब है ग्लेशियर, याद रखना है मतलब। अब सवाल है कि गंगा निकली कहाँ से, गौमुख के पास, गंगोत्री से।
तो जब गंगा का ओरिजिन हुआ यहाँ पे तो वहाँ किस नाम से जानी जाती थी? तो क्या गंगा जिस रूप में यहाँ है वो एक ही धारा के रूप में वहाँ से निकल के आई है, या कुछ परिवर्तन हुए हैं, या कुछ और धाराएं जुड़ी हैं? तो उसके लिए हमें पूरा का पूरा मैप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप अगली खरीद डाल लेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में जो गंगा का सिस्टम है उसके लिए हमें पूरा एक मैप बनाना पड़ेगा। लिख लीजिए, उत्तराखंड के पंचप्रयाग, पांच प्रयाग, प्रयाग का मतलब होता है जहाँ नदी मिले, दो नदियाँ जहाँ मिलती हैं उसे प्रयाग बोलते हैं। तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, नाम पता ना पाँचों के, पंच प्रयाग है। तो उसी का नक्शा बनाएंगे, करें शुरू। इसे मैं मिटा देता हूँ, फिर नक्शा बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ग्लेशियर है, इसका नाम है गंगोत्री। एक यहाँ पे है, इसका नाम है केदारनाथ। क्या नाम है? केदारनाथ। एक यहाँ पे है, इसका नाम है बद्रीनाथ। ठीक है, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। एक यहाँ पे है, इसका नाम है यमुनोत्री। इसका नाम है यमुनोत्री। ठीक। अब केदारनाथ में जो ग्लेशियर है उसका नाम है चोरावाड़ी। हिंगल। ठीक, क्लियर। और बद्रीनाथ में जो ग्लेशियर है उसका नाम है संतोपत हिमानी, यानी ग्लेशियर संतोपत हिमानी। इतना क्लियर है? ठीक है। अब गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? गंगोत्री से कौन सी नदी निकल रही है? गंगोत्री से नदी निकलती है, उसका नाम है भागीरथी। कौन सी नदी निकल रही है यहाँ से? भागीरथी। गंगोत्री से निकलने वाली नदी का नाम है भागीरथी। और केदारनाथ यानी चोरावाड़ी से यहाँ से निकलने वाली नदी का क्या नाम है? यहाँ से निकलती है, क्या नाम है? मंदाकिनी। यहाँ से निकलती है मंदाकिनी। और यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी? यमुना। क्या रहेगा? यमुनोत्री से यमुना। और बद्रीनाथ यानी संतोपत हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी? अलकनंदा। यहाँ से निकल रही है अलकनंदा। अभी तक 4 नदियों का सिस्टम समझ आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रयाग कहाँ बनने वाले हैं? प्रयाग तो अलकनंदा में यहाँ से एक नदी आके मिलती है इधर से, उसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। धौली गंगा किस नाम पे मिली? अलकनंदा में। तो जहाँ आके मिली, 2 नदियाँ मिली, एक प्रयाग बना होगा। इस प्रयाग का क्या नाम है? इसको हम हेडिंग दे देते हैं ABCD करके। यहाँ जगह कम पड़ जाएगी तो इनकी लिस्ट एक तरफ बना देंगे, ठीक है। ये प्रयाग हो गया A। इसके बाद एक और नदी आ रही है, उस नदी का क्या नाम है? नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। और नंदाकिनी भी कहीं यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। फिर एक और नदी आ रही है, इसका क्या नाम है? बताओ। इसका नाम है पिंडार। क्या नाम है? पिंडार नदी। तो एक प्रयाग यहाँ बन गया, ये A, ये B, ये C। अब जो यहाँ से नदी आ रही है मंदाकिनी, ये किसमें मिलेगी आके? ये भी अलकनंदा में मिलेगी, ये भी अलकनंदा में मिलेगी। तो यहाँ भी एक प्रयाग बनेगा। अब यहाँ की बात करते हैं हम, इसकी भागीरथी की।
तो भागीरथी में एक और धारा यहाँ से आके मिलती है, ये इसका क्या नाम है? भिलंगना। क्या नाम है? भिलंगना। भिलंगना भागीरथी में जहाँ मिलती है उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है टिहरी। क्या नाम है? टिहरी। ठीक है, इसका नाम है, इस जगह का नाम है टिहरी। यहीं पे बांध बना है, कौन सा? टिहरी बांध। यहीं पे बांध बना है टिहरी बांध। अगर सवाल पूछ ले कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पे बना है, तो भागीरथी और भिलंगना, इसलिए भिलंगना पे लिखवाना जरूरी था। यूँ तो और सैकड़ों धाराएं हैं, मैंने क्यों नहीं लिखवाई? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, टिहरी बांध से पूछा जाता है। ठीक है, कौन से जिले में, कहाँ पे? टिहरी में है, और टिहरी बांध है, नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कहाँ है? टिहरी में। अब ये ये भागीरथी कहाँ जाके मिली है? वापस ये भी अलकनंदा है। तो एक प्रयाग यहाँ हो गया, 1 2 3 4 कितने प्रयाग हो गए टोटल प्रयाग यहाँ पे? A B C D E, इसका मतलब 5 प्रयाग हो गए। अब इन पांचों के नाम लिख देते हैं। A4 कौन सा प्रयाग है? धौलीगंगा कहाँ बोल रही है? विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। अगर सवाल पूछ ले कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी 2 नदियां मिलती हैं, तो अलकनंदा और धौलीगंगा। और दूसरा नंदाकिनी जहाँ मिल रही है, ये कौन सा है? नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में 2 कौन कौन सी नदियां मिल रही है, वो भी पूछ सकता है, अलकनंदा और नंदाकिनी। ठीक है, इसके बाद सी में कौन सी नदी है? पिंडार। और दूसरी कौन सी है? पिंडार के साथ अलकनंदा। एक चीज तो पाओगे कि सारी नदियां किससे जाके मिली हैं? अलकनंदा से। तो पिंडार और अलकनंदा कहाँ पे मिली हैं? कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्णप्रयाग। और डी मंदाकिनी फिर अलकनंदा में जाके मिली है, तो कौन सा प्रयाग? मंदाकिनी डी वाला, ये है आपका रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग है? रुद्रप्रयाग। याद रहेगा? तो पूछ लेगा रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी 2 नदियां मिली हैं? मंदाकिनी और लेकिन अलकनंदा। इनको याद करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। P फॉर पिंडार और K फॉर कर्णप्रयाग। तो PK तो एक मूवी है, इसका भी बना के आप कर सकते हो कि PK मतलब P के साथ क्या है? K, कर्णप्रयाग। बाकी नंदाकिनी के साथ नंदप्रयाग, तो नाम से क्लियर हो रहा है। और मंदाकिनी, केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, गंगा ने रौद्र रूप धारण किया था या नहीं किया था? तो केदारनाथ से कौन सी नदी आ रही है? मंदाकिनी। तो रौद्र रूप धारण किया, तो ये रुद्रप्रयाग हो गया। और ये भागीरथी और अलकनंदा जहाँ में ये कौन सा है? देवप्रयाग। देवप्रयाग इसी तरह से याद कर सकते हो, गंगा को देव नदी कहा जाता है, तो देव नदी तो देवप्रयाग पे मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो ऊपर से धारा आ रही है, ये मुख्य धारा कौन सी है? ये मुख्य धारा अलकनंदा ही है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं रखनी है, अलकनंदा। ठीक है, यहाँ तक ये मुख्य धारा कौन सी है? अलकनंदा। अब जैसे ही ये देवप्रयाग आता है, इसके बाद जो धारा निकल के जा रही है, ये कौन सी है? गंगा। आपको समझ आया? इतनी सारी नदियों के मिलने के बाद, इतने प्रयाग बनने के बाद नाम क्या पड़ा? गंगा। किसी को कोई डाउट है? चले आगे। अब आप कहोगे यमुना का तो कोई रोल था ही नहीं, तो यमुना क्यों बना दी? तो सारे प्रयागों का राज कौन है? प्रयागराज। प्रयागराज में कौन कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं? गंगा यमुना। तो इसलिए सरस्वती से कहने को रह गई है, हकीकत नदी है। इसलिए हमने यहाँ पे एक और प्रयाग बनाया, इसका नाम क्या दिया हमने? प्रयागराज। प्रयागराज। प्रयागराज में कौन कौन सी 2 नदियाँ मिली हैं? यमुना और गंगा।
यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हम इस पूरे सिस्टम को यही छोड़ेंगे, इसके बाद बात करेंगे यमुना की, क्योंकि यमुना का पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक तंत्र है। वैसे ही यहाँ के बाद गंगा का पूरा एक तंत्र है। गंगा का तंत्र, हालांकि यमुना भी गंगा के तंत्र में ही है, बट लेफ्ट, ये तो घर से जाते हुए तो ये तो आपका राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, तो राइट साइड से तो यमुना और बाकी नदियाँ मिलेंगी, तो एक मैप में तो कर देंगे उसे, और राइट साइड से तो लेफ्ट साइड से जो बाकी नदियाँ आएंगी उनकी बात कर लेंगे एक अलग मैप में। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब इसमें कुछ नोट करके फैक्ट लिख लीजिए, नोट करके कुछ फैक्ट लिख लीजिए। नंबर 1 नोट करके फैक्ट लिख लीजिए, गंगा हरिद्वार के निकट, हरिद्वार के निकट, गंगा हरिद्वार के निकट कहाँ प्रवेश करती है? पहाड़ों से उतर के मैदान में, पहाड़ों से उतरकर, पहाड़ों से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है। क्लियर? यही सवाल पूछेगा ना, गंगा पहाड़ों से उतर के मैदानों में कहाँ प्रवेश कर रही है? हरिद्वार। याद रहेगा? चलिए यहाँ तक हो गया? हो गया? मैं मिटा दूँ सर, चले आगे, वॉइस पीछे नहीं हुआ? चलो थोड़ा जल्दी से चलो, हाँ कर लो कर लो कर लो कर लो। समझ में आ रहा है ना? पांचों प्रयाग याद हो जाएंगे इजीली, किसी को कोई दिक्कत? अब एक चीज और नोट कर लो इसमें, चलो अलकनंदा जहाँ धौली गंगा से मिल रही है, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है ज्योतिर्मठ। क्या नाम है? ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ। पहले इसका नाम था जोशीमठ। क्या नाम था? जोशीमठ। जोशीमठ का नाम बदल के क्या कर दिया? ज्योतिर्मठ। याद रहेगा? ज्योतिर्मठ। जोशीमठ फेमस भी है, जमीन खिसक रही थी वहाँ पे दरारें पड़ रही थी घरों में, इस वजह से जोशीमठ इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, इस वजह से जोशीमठ, और जोशीमठ का नाम बदल के क्या कर दिया? ज्योतिर्मठ। याद रहेगा? चलिए ये सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि चलो अभी इतना समय इसमें जाएगा, आप बाद में देख सकते हो। ठीक है, अगली हेडिंग डाल दीजिए, यमुना नदी एवं उसकी, यमुना एवं उसकी सहायक नदियाँ। यमुना एवं उसकी सहायक नदियाँ। क्लियर? यमुना और उसकी सहायक नदी। अब यमुना के बारे में आपको ये तो पढ़ लिया कि यमुना निकलती कहाँ से है, तो इसमें पहला फैक्ट लिख लो, यमुना किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड में। और यमुनोत्री किस जिले में पड़ता है? ध्यान देना, उत्तरकाशी में ही यमुनोत्री है और उत्तरकाशी में ही गंगोत्री है, दोनों एक ही जिले में। तो यमुना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपूंछ श्रेणी, बंदरपूंछ श्रेणी के यमुनोत्री, बंदरपूंछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। से निकलती है। क्लियर इतना? बंदरपूंछ श्रेणी के कौन से हिमनद से? यमुनोत्री हिमनद से।
अगला पॉइंट लिखेंगे यमुना गंगा की, यमुना गंगा की, यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। अगला पॉइंट लिखेंगे यमुना गंगा में प्रयागराज, गंगा में प्रयागराज में मिल जाती है। अगर पूछ ले गंगा यमुना में कहाँ मिलती है तो प्रयागराज। तो गंगा की स्टार्टिंग से लेके गंगा का एंड हो गया। अब गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उनका एक मैप बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए चले आगे। देखिए यमुना निकली कहाँ से? यमुनोत्री से। यमुना निकली यमुनोत्री से। अब यमुना निकलने के पश्चात मान ली जाइए यहाँ पे क्या है? प्रयागराज। तो इस क्षेत्र में ही यमुना में बहुत सारी नदियाँ मिलने वाली है। एक नदी यहाँ से मिलती है हिमालयी क्षेत्र से, इसका नाम है टोन्स। क्या नाम है? आप कहोगे टोन्स तो विंध्याचल की तरफ से आके मिलती है गंगा में। एक्चुअल में ये हिमालय क्षेत्र की है। इसका आगे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र। एक नदी और मिलती है इसमें इस साइड से, उसका नाम है हिंडन। क्या नाम है? हिंडन। हिंडन तो सब देखिए वही अपने गाजियाबाद से निकल गई। ठीक है, हिंडन। अब बात करते हैं हम इधर से। ये बायां तट था और ये अब दायां तट था। यहाँ से मिलने वाली नदियों में सबसे प्रमुख पहली नदी है आपकी कौन सी है? चंबल। चंबल सबसे इम्पोर्टेंट। चंबल नदी की भी एक सहायक नदी है, इधर से आके से मिलती है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है बनास। बनास नदी चंबल की एक सहायक है, उसका नाम है बनास। याद रहे। और चंबल में एक और नदी इधर से आके मिलती है यहाँ से। उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, कौन बताएगा? चंबल की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, सब जानते हैं इसे, सब। मैं अगर बताऊंगा तो बोलोगे हाँ सर ये तो हमें पता था। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? शिप्रा नदी। यहाँ पे कौन सा शहर है शिप्रा नदी पे? उज्जैन। उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है ना, ये वही उज्जैन। तो कौन सी नदी है? शिप्रा नदी। पता है ना, उज्जैन पूरे भारत में 4 नदियों के किनारे लगता है, 4 जगह लगता है। एक गंगा के किनारे हरिद्वार, दूसरा उज्जैन में शिप्रा के किनारे, तीसरा नासिक में गोदावरी और चौथा प्रयागराज में संगम पे। 4 हो गए ना। तो यहाँ तो समझ में आया शिप्रा नदी किसकी सहायक है? चंबल की। एक और नदी इसमें आके मिलती है यहाँ पे चंबल में। ध्यान रखना डायरेक्शन फ्लो का ये है। ठीक है, एक और नदी यहाँ आके मिलती है, इसका नाम है काली सिंध। क्या नाम है? काली सिंध। काली सिंध। समझ में आ रही बात? एक और नदी यहाँ से इसमें आके ऐसे मिलती है, इसका नाम है पार्वती। क्या नाम है? पार्वती। तो चंबल अकेली नहीं है, कितनी सारी नदियां चंबल के साथ? 4 और हैं, याद रहेगा। अब चंबल के बाद है सिंध नदी। कौन सी नदी है? सिंध। सिंधु नहीं, सिंध।
काली सिंध और सिंध दोनों अलग हैं, इस बात का खास ध्यान रखना है। काली सिंध और सिंध दोनों अलग है, याद रहेगा। तो ये है आपकी सिंध नदी, सिंध नदी चंबल में, चंबल के बाद यमुना में कौन सी मिलती है? सिंध नदी। सिंध के बाद बेतवा, कौन सी नदी है? बेतवा, ये है आपकी बेतवा नदी, बेतवा नदी। बेतवा नदी पे दो बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये कौन सा है? महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे उनको किसी जगह पे रख के कुछ आर्किटेक्चर बनाया गया, तो उनको क्या कहा जाता है? स्तूप, स्तूप बोला जाता है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तूप है, कौन सा है वो? सांची का स्तूप। तो यहाँ कौन सी जगह है? सांची। और यहाँ पे यूपी का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, कौन सा है? झांसी। कौन सा है? झांसी। ठीक है, चलिए कौन सा है? झांसी। इसके बाद आप लिखेंगे बेतवा हो गई, बेतवा के बाद है केन नदी। कौन सी नदी है? केन नदी, केन नदी। बेतवा के बाद केन नदी, लिख लिया। बेतवा के बाद है केन नदी, ठीक है। और केन नदी पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है यूपी का, यहाँ पे कौन सा है? चलो मैं बता देता हूँ, बांदा। कौन सा है? बांदा। बांदा फेमस है ना रेत खनन के लिए, रेत माफिया। बांदा फेमस है, ललितपुर, बांदा, ठीक है। इसके बाद क्लियर हो गया। अब जहाँ देने वाली बात है ये नदियाँ, इसके बाद तो हालांकि फिर इसको हम थोड़ा सा सेव करके यही कर देते हैं, यहाँ प्रयागराज में। क्लियर। अब ये सारा का सारा सिस्टम है किस नदी का? यमुना का। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ की, तो यहाँ एक पर्वतमाला है, कौन सी है? कौन सी नदी है? कौन सी पर्वतमाला है बताओ? विंध्याचल। यहाँ पे पर्वतमाला है, इसका नाम है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है। और विंध्याचल पर्वतमाला की दक्षिण में एक नदी बहती है, इसका क्या नाम है बताओगे? कौन सी नदी बह रही है? एक नदी है यहाँ पे, बताओ कोई आइडिया? जोर से। नर्मदा या ताप्ती नहीं, नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा। क्लियर। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से, और अमरकंटक से ही एक नदी और निकल के जाती है उत्तर की तरफ, सोन नदी। सोन नदी, क्यों सोन नदी का जिक्र किया मैंने? क्योंकि सोन गंगा की सहायक है। अगले नक्शे में हम सोन के बारे में बात करेंगे। समझ में आ रही है चीजें? किसी को दिक्कत? चलिए चले आगे, चलिए आगे। इसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो मिटा देता हूँ, अगर किसी का छूट गया है तो आप रिकॉर्डिंग क्लास में देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं गंगा की, वापस गंगा की। गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ। हालांकि हम गंगा और उसकी सहायक नदियों की एक बार तो बात कर चुके हैं, वो हमने कहाँ की थी? वहाँ कंसेप्ट क्या था? पहाड़ी क्षेत्र। कहाँ था? पहाड़ी क्षेत्र। बट अब हम जो बात करेंगे वो कहाँ है? मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ आप नीचे लिख देंगे मैदानी क्षेत्र में।
मैदानी क्षेत्र। सिंपल है इतनी बात कि गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जो मैदान में अब समय काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से गंगा को लेते आएंगे, गंगोत्री, क्लियर। गंगोत्री, ठीक। यमुना की बात हम कर चुके हैं, तो सिर्फ यमुना की ही एक धारा बनाती है, उसके अलावा दूसरी बात नहीं करेंगे। अब हम गंगा के ऊपर से जो पंच प्रयाग थे इनकी भी बात कर चुके हैं, तो उसकी भी बात नहीं करेंगे, अब सीधा गंगा से बात करेंगे, ठीक है। हालांकि गंगा में मिलने वाली नदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, सैकड़ों की संख्या में धाराएं मिलती हैं, हमें सब नहीं पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट थी 6-7-8 वही पढ़नी है, ठीक है। सवाल मेनली आता भी वहीं से, तो उससे ज़्यादा पढ़ने के बारे में कोई ज़्यादा जिज्ञासा है भी। तो सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे रामगंगा, रामगंगा सबसे पहले कौन सी नदी मिल रही है? रामगंगा, ठीक है। और रामगंगा के बाद एक नदी यहाँ पे मिलती है, उसका नाम है वरुणा। रामगंगा के बाद वरुणा, रामगंगा के बाद वरुणा, और वरुणा के बाद एक धारा इधर से निकल के आती है, उसका नाम है सई, सई नदी। और एक धारा इधर से आ रही है, उसका नाम है गोमती, सई और गोमती दोनों मिलके आ रही है, ठीक है। धारा बहुत सारी सही और दूसरी आ रही है गोमती। अब गोमती नदी जो है किस में आके मिल गई? गंगा में। गोमती नदी पे एक तो नगर है यहाँ पे और एक नगर है यहाँ पे, दो नगर है बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे है हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ, क्या नाम है इसका? लखनऊ। और यहाँ पे कौन सा है? जौनपुर, ठीक है। यहाँ पे है जौनपुर। गोमती के बाद कौन सी नदी है? एक उसमें गोमती के बाद है शारदा, एक धारा आती है इधर से शारदा। शारदा का दूसरा नाम क्या है? काली। उसके बाद एक धारा है घाघरा, इसके बाद एक धारा है राप्ती, क्या नाम है? राप्ती। ये तीनों की तीनों एक जगह मिलके किस नाम से मिलती है जाके गंगा में? घाघरा के नाम से। किस नाम से? घाघरा के नाम से, ठीक। और घाघरा गंगा में जहाँ मिलती है सबसे बड़ा नगर, एक अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट नगर है उसके पास मिलती है। कौन सा नगर है? कौन सा नगर है? यहाँ पे एक नगर है, उस नगर का नाम है छपरा। क्या नाम है? छपरा। ये छपरा के निकट मिल रही है, याद रहेगा। घाघरा किसके पास मिल रही है? छपरा के पास। इसके बाद देखो घाघरा के बाद गंडक, घाघरा के बाद गंडक, गंडक ये कौन सी नदी है? गंडक। घाघरा के बाद गंडक, ठीक है। और गंडक के बाद कोसी, गंडक के बाद है कोसी, कोसी, गंडक के बाद कोसी। ये आपकी कोसी नदी है। कोसी नदी, गंडक के बाद है कोसी नदी। और कोसी के बाद एक नदी और आ रही है इधर से निकल के, इसका नाम है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। कोसी के बाद महानंदा, ठीक है। कोसी के बाद महानंदा। एक्चुअली मैं बड़ा हो गया तो ये प्रयागराज पीछे ही रहेगा, वहाँ तक जाते जाते इसे
यमुना को यही छोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जहाँ तक आता है तो कम जगह थी लिखने के लिए, तो इसलिए पता चला प्रयागराज यही होना था और ये आगे तक चला गया, ठीक है। अब महानंदा, इसके बाद गंगा नदी पहुँच जाती है अपना पश्चिम बंगाल। जैसे ही पश्चिम बंगाल में पहुँचेगी, पश्चिम बंगाल में पहुँचने के बाद ये दो धाराओं में बटेगी। पश्चिम बंगाल में पहुँचने के बाद दो धाराओं में बटेगी, कौन कौन सी? एक तो है आपकी जो पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी जा रही है, एक है आपकी जो कहाँ जा रही है? बांग्लादेश। तो हम इसको बना लेते हैं यहाँ पे बांग्लादेश, और ये है हमारा वेस्ट बंगाल। याद रहेगा, ये वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा, यहाँ पे दो धाराएं बटी। इस धारा का क्या नाम है? क्या नाम है? हुगली। और इस धारा का क्या नाम है? पश्चिम बंगाल में जब दो धाराओं में गंगा बटी, एक धारा का नाम है हुगली और सीधी चली गई कहाँ? बंगाल की खाड़ी, वापस नदी में नहीं मिली वो। दूसरी धारा जो पश्चिम बंगाल में ही रही कुछ समय तक, उसके बाद बांग्लादेश में पहुंची। तो बटने के बाद यहाँ पे, बटने के बाद इसका नाम यहाँ पड़ा भागीरथी। क्या नाम पड़ा? भागीरथी। पद्मा जो नाम है वो बांग्लादेश में है, यहाँ तो भागीरथी ही थी। गंगा दो धाराओं में बटती है, पहली धारा हुगली और अगली धारा भागीरथी। अब भागीरथी नाम से गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब उसका क्या नाम है? क्या बताओ? बांग्लादेश में इसका नाम, जब ये बांग्लादेश पहुंचती है, यहाँ इसका नाम पड़ता है पद्मा। क्या नाम पड़ता है? पद्मा। क्या नाम पड़ा इसका यहाँ पे? पद्मा। और हुगली पश्चिम बंगाल में। अब जहाँ से हुगली, यहाँ पे एक जगह है फरक्का, फरक्का के बाद हुगली और भागीरथी दो धाराओं में गंगा बटी थी। तो इस पे एक जगह है यहाँ पे, उसको बैराज बनाएगा। बैराज का नाम है फरक्का, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। याद रहेगा फरक्का बैराज। और हुगली नदी पे ही, हुगली नदी पे एक नगर है बहुत इंपॉर्टेंट भारत का। कौन सा है? कौन सा? कोलकाता। कोलकाता। हुगली नदी पे भारत का बहुत इंपॉर्टेंट नगर है, उसका नाम है कोलकाता। याद रहेगा, कोलकाता। ठीक। अब पद्मा जैसे ही पश्चिम बंगाल में गंगा पहुंची, नाम क्या पड़ गया? पद्मा। अब यहां से एक नदी और आ रही है ऐसे, ये बांग्लादेश है का हिस्सा, ये फिर भारत है। यहाँ पे एक नदी और आ रही है। इस नदी का नाम भारत में तो है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? और जैसे ही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम क्या पड़ जाता है? जमुना। यमुना नहीं है, जमुना है, ध्यान रखना। यमुना नहीं है, वाई नहीं है, जे है। अब जैसे ही जमुना पद्मा में मिलती है, तो जो संयुक्त धारा है वो किस नाम से चलती है? संयुक्त धारा पद्मा के नाम से चलती है। यहाँ पे धारा चली किस नाम से? पद्मा के नाम से। पद्मा के नाम से। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मणिपुर की पहाड़ियों से घूमती घामती एक नदी आई, उसका नाम था शुरुआत में बराक, बराक नदी। शुरुआत में क्या था? बराक। और बांग्लादेश में जब वो एंट्री करी, उसका नाम क्या पड़ गया? मेघना। क्या नाम था? मेघना। अब मेघना मिल गई किसमें आके? पद्मा में। किसमें मिली? अब पद्मा में मिलने के बाद यहाँ से जो नई धारा चली, उसका नाम था मेघना। क्या नाम था? मेघना। अब ये मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में मिली है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, दो धाराओं के रूप में किसमें मिली? बंगाल की खाड़ी में। एक नाम था यहाँ पे इसका हुगली, और दूसरा था हुगली, और ये थी मेघना। ये थी मेघना। तो गंगा का लेके ओरिजिन से और समुद्र में मिलने तक पूरा क्रम समझ में आया। ब्रह्मपुत्र को हमने सिर्फ एक लाइन में बताया, क्योंकि हम अगला तंत्र ब्रह्मपुत्र का पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ भी मेघना और बराक के बारे में थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे, क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र की साइड से आ रही है। अब इसका नाम मेघना क्यों पड़ा, इसके बारे में बात करेंगे।
क्योंकि ये पहाड़ों से उतरते हुए ना बहुत तेज आवाज करती है, गरजने जैसी, ऐसे मेघ गरज रहे हो। जैसे रावण के बेटे इंद्रजीत का नाम मेघनाथ था ना, जैसे मेघ हो उसकी आवाज़ जो थी ऐसा लगता था जैसे मेघ गरज रहे हैं, तो वैसे ही इसका भी पहाड़ों से जब उतरती है तो आवाज़ ऐसे आती है जैसे बादल गरज रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, मेघनाथ। पद्मा, पद्मा, भागीरथी, गंगा, और उससे पीछे आप समझिए तो गंगा जब से ओरिजिन हुआ और जब तक वो बंगाल की खाड़ी में मिली, कई सारे नामों से पुकारी गई। उसके नामों का एक क्रम में या बना दूँ, याद रहेगा ना। तो ओरिजिन में सबसे पहला नाम क्या था, भागीरथी, भागीरथी, उसके बाद गंगा, उसके बाद गंगा, गंगा के बाद दो धाराएं बनी, एक ऐसे गई और एक ऐसे, तो इसका नाम हुगली, याद रहेगा, और इसका नाम भागीरथी, वापस भागीरथी, याद रहेगा ना। और भागीरथी बाद में किस नाम से पुकारी गई, पद्मा, और उसके बाद मेघना, याद रहेगा। कितने नंबर में, 1 2 3 4 5, और छठा नाम हुगली। नदी जहाँ से निकलती है, जहाँ गिरती है, उसके बीच में बहुत लंबी दूरी तय करती है, तो जगह जगह पे स्थानीय कारणों से नाम बदल जाते हैं, जगह जगह पे स्थानीय कारणों से नाम बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए गंगा के कई सारे नाम हैं। वैसे ही हम बात करेंगे किसकी, ब्रह्मपुत्र की, जहाँ से निकली वहाँ कुछ और नाम, जहाँ जाके गिर रही है वहाँ कुछ और नाम, बीच में कुछ और नाम, वो ब्रह्मपुत्र में पढ़ेंगे। अरे बात समझ में, यहाँ तक आगे समझे। अब हमने एक बात और यहाँ पे पढ़ी थी अभी कि गंगा 2 धाराओं में बटी थी। 2 तरह की नदियाँ तुमने अभी समझी होंगी कि एक तो मुख्य नदी में ये मुख्य नदी है, दूसरी नदी आके कहीं से अपना जल मिला दे। एक तो ये नदी बड़ी, इसको हमने क्या कहा, सहायक नदी, ये थी हमारी सहायक। और एक ने क्या कहा कि मैं तो अलग जाना है, मुझे तो बटी थी ना हुगली, तो वो कैसी थी, इसमें वित्रिका, वो बट गई, उसने वितरण कर दिया, तो ये थी वित्रिका। वित्रिका और वित्रिका और सहायक में फर्क क्या है, समझ में आ रहा है ना, पॉइंट तो क्लियर है भाई, वाजिब भी है कि भाई एक तो मिल रही है आके, वो सहायक है, वो सहायक क्यों कही गई, एक बट के जा रही है वो वित्रिका क्यों कही जा रही है, बताएगा कोई। चलो मैं इसे बिठा देता हूँ, थोड़ा सहायक और वित्रिका को 2 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे अभी, बताओ जरा, तब तक मैं तुमसे भी सुन लूँ क्या विचार चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। इनका नाम इनके काम के आधार पे ही पड़ा है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया है नहीं। कैसे नहीं है नया, देखिए बहुत सिंपल है, नदी पहाड़ों से निकली, ढाल बहुत ज़्यादा है, ढाल ज़्यादा है तो नदी की बहाव बहुत तेज है, तो नदी को किसी की भी जरूरत नहीं है, जो भी अवसाद आएगा उसे लाके नीचे फेंक देगी। जैसे ही पहाड़ से उतर के समतल मैदान में चलेगी तो फ्लो धीमा हो गया, अवसाद बढ़ गए, नदी की गति बदल गई। इसीलिए नदी की जो दिशा है, जो फ्लो का पैटर्न है, वो हमेशा ऐसे है। अवसाद जमा हुआ, मान लीजिए यहाँ, नदी ने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, चलो मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, यहाँ जमा हुआ ऐसे मुड़ गई। अवसादों की वजह से ही नदी हमेशा मुड़ के चलती है। अब नदी यहाँ आके कब बेकार हो गई, क्योंकि बस की नहीं है, अवसाद बहुत ज़्यादा है। एक नदी कहीं और से बोली ये लो मैं सपोर्ट करूँगी तुम्हें, उसने अपना पानी दिया, पुश करके आगे चले गए, एक यहाँ से आगे उसने सपोर्ट कर दिया, तो ये सहायक है इसकी, इसे सहायता कर रही है कि अवसादों को और जल को लेकर समुद्र तक पहुँचना है। फिर वहीं पे एक ने धोखा दे दिया, बोली नहीं भाई अलग जाना है, विकृत हो गई, वो विकृत हो गई। उसने कहा जैसे एग्जाम्पल है हुगली, ठीक है, और सहायक तो बहुत सारी पढ़ी गई, तो एक पॉइंट में लिख लो सहायक नदी, एक पॉइंट में लिख लो सहायक नदी, एक पॉइंट में लिख लो सहायक नदी, वह नदी जो सहायक में लिखोगे, वह नदी जो मुख्य नदी में
अपना जल मिला देती है, मिला देती है एवं उसका उद्गम स्थान अलग होता है, उद्गम स्थान अलग होता है। जल दे दिया मुख्य नदी को और उद्गम भी अलग है, कहीं और से निकल के आई थी, इसमें आके जल दे दिया। अब दूसरी लिखेंगे वितरिका, वितरिका वह नदी जो मुख्य धारा से अलग हो जाए एवं वापस उसमें न मिले तथा सीधा समुद्र जाए। कहाँ जाए? तथा सीधा समुद्र चली जाए। आप समझ गए? और वितरिका का सबसे सटीक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, कौन सा है? हुगली, ठीक है, हुगली। क्लियर? हुगली। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब और भी कई सारे फैक्ट हैं, उसके बारे में बातें कल होंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछ सकता है, बाकी रिवीजन करते जरूर रहना, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मुलाकात कल होगी, ठीक।